हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आज का जो टॉपिक है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है इंट्रोडक्शन टू द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन की जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसके बारे में आज आप डिटेल में पढ़ेंगे। इस प्रोटीन की स्ट्रक्चर को समझने से पहले मैं कुछ आपको डेफिनेशंस है उसको क्लियर करना चाहता हूँ। प्रोटीन में 4 प्रकार की स्ट्रक्चर्स होती है, जिसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, पहले हम उसे ये समझते हैं। आप हमारी प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं कि किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने अमीनो एसिड्स हैं और उन अमीनो एसिड की सीक्वेंस क्या है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो आपको सिंपल सा कहना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। सीक्वेंस ऑफ amino acids, the how many numbers of amino acids are present in a polypeptide chain and what is the sequence of amino acid in a polypeptide chain is called as the primary structure. I have already explained it in our previous video. The important point is हम ये कह रहे हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है। ये जो सीक्वेंस होती है इसका कंट्रोल कौन करता है? यहाँ पर मैं आपको एक जनरल से डायग्राम से थोड़ा सा समझा पाऊंगा। आप थोड़ा देखिए, आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि जब mRNA मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो mRNA है, द मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल्स हैज स्पेसिफिक जेनेटिक कोड्स जस्ट लाइक द इनिशिएशन कोडन AUG कोड। ये किसके लिए होता है? मेथियोनिन के लिए होता है। अगर मान लेते हैं कि नेक्स्ट अगर कोड है GUG तो वो वेलिन का कोड होता है। इसी तरीके से मान लेते हैं अगर इसमें कोड है CCC तो ये होता है प्रोलिन का कोड होता है। ऐसे कहने की बात है कि जितनी mRNA पर जेनेटिक कोड की जो पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड्स हैं उनकी सीक्वेंस का डिटरमिनेशन किया जाता है। मीन्स वी कैन से द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन इज डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक कोड्स ऑन द mRNA। अब क्या होता है कि जब mRNA के टेम्पलेट पर जब पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसकी एक सीक्वेंस बन जाती है पॉलीपेप्टाइड चेन। अब हमें ये देखना है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसका कन्फर्मेशन कैसा होगा। यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन में what is the conformation of backbone of the polypeptide chain, that is called as the secondary structure of the protein. There are two kinds of secondary structures. The first is the helical structure, the alpha helix, and other is the beta pleated sheet. Here today in this topic I am going to explain you about the structure and the conformation of alpha helical structure. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि पॉलीपेप्टाइड चेन का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पे आप इस फिगर को देख पाएंगे, इसी को मैं एक बार सिंप्लीफाइड फिगर बना लेता हूँ और आप बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे टॉपिक को। जितना रिलैक्स में समझेंगे उतना बेहतर रहेगा। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है। अब बायोमोलिक्यूल को आप वैसे तो देख नहीं पाएंगे ना, तो बायोमोलिक्यूल की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम है लाइनस पॉलिंग एंड द रॉबर्ट कोरे। Pauling or Corey elucidated the structure of the alpha helix by the X-ray diffraction technique. It may be asked in the objective examination which kind of the technique is used to explain the protein structure. Then you have to say the X-ray diffraction technique. ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनती है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सी पॉलीपेप्टाइड चेन बना देता हूँ। हम जानते हैं किसी भी अमीनो एसिड में एक अमीन ग्रुप होता है। ऊपर की ओर मैं बना देता हूँ, देखिए एल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन। देन यहाँ पर मैं बना रहा हूँ पेप्टाइड बॉन्ड को जो कि होता है CONH, इसको पेप्टाइड बॉन्ड कह रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ये हो गया एल्काइल ग्रुप नंबर 2, इसके पास भी अगेन एक हाइड्रोजन होगा।
देन उसके बाद में फिर वही काम, ऐसे ही आप रिपीटेशन करते रहेंगे तो बहुत सारे जो अमीनो एसिड्स है एक सीक्वेंस में आपस में जुड़ते जाएंगे। अब इस सीक्वेंस को अगर मैं और नहीं बढ़ाना चाहूँ तो मेरे पास में एक काम है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ n, यानी कि ऐसी ये रिपीटेशन चलती रहेगी। इस स्ट्रक्चर में आप क्या देखेंगे, पहले मैं बताता हूँ, स्पेसिफाई कर देता हूँ पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा है। यहाँ से लेके आप देखेंगे ये वाला जो बॉन्ड है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये है एक पेप्टाइड बॉन्ड है CONH। सिमिलरली नेक्स्ट जो अमीनो एसिड है बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड अमीनो एसिड, this bond is also a peptide bond, and again similarly this CONH bond is also a peptide bond। प्रोटीन स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, हड़बड़ाहट करना नहीं है, आप रिलैक्स में समझते जाएंगे तो मैं सारी चीजें आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा और आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके ऊपर जो मैंने यहाँ पर R बनाया है, ये R क्या है, ये R होते हैं इसके एल्काइल ग्रुप होते हैं। Each and every amino acid has one side chain, the aliphatic side chain, which is called as the alkyl group। आप सभी ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है, और एल्काइल ग्रुप को हम हमेशा R से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में थी, उसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, रिजिड बॉन्ड्स होते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड रिजिड क्यों होते हैं, एक बार अगेन मैं शॉर्ट में बताता हूँ, बाकी पुरानी वीडियो के अंदर आ रखा है। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे ये C है, इस C के साथ में ऊपर क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन है, और उसके साथ में क्या बॉन्डेड है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये वाला है पेप्टाइड बॉन्ड। और इसमें आप देखेंगे ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के ऊपर है दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर है दो लोन पेयर। अब क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, आप इस स्ट्रक्चर को देखते जाएंगे समझ जाएंगे। नाइट्रोजन प्रोवाइड इट्स लोन पेयर इन बिटवीन द कार्बन एंड द नाइट्रोजन। तो क्या होगा, यहाँ पर आप जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड है, फर्स्ट बॉन्ड इज द सिग्मा बॉन्ड एंड अदर इज द पाई बॉन्ड। दिस पाई बॉन्ड इज कंपैरेटिवली वीक देन द सिग्मा बॉन्ड, दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड ब्रेक्स एंड द one pair of the electrons are shifted toward the oxygen। अल्टीमेटली क्या होगा, ऐसी शिफ्टिंग होने से देखें आप, ये जो बॉन्ड है इसका कन्वर्जन कैसे होता है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जब शिफ्टिंग हो जाती है तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन पे कितना था, पहले डबल बॉन्ड था और ऑक्सीजन के ऊपर ये वाले थे दो लोन पेयर थे। अब ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स आने से क्या हुआ, इस ऑक्सीजन पर एक एक्स्ट्रा लोन पेयर आ गया है, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर होगा एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। सिमिलरली यहाँ पर जैसे ही आपने देखा नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ जाते हैं, तो यहाँ पर बन जाता है डबल बॉन्ड बन जाता है, नीचे आ जाता है हाइड्रोजन, और ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। आप क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, लेकिन अब लोन पेयर के देने से ये जो नाइट्रोजन है इस पे बॉन्ड बन गए 4, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली ऐसे ही क्या होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगेन ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर देगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये अगेन बॉन्ड बन जाएगा पहले की तरह सिंगल से डबल, अगेन ये जो लोन पेयर है वापस आ जाएंगे नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन पर अगेन ये पॉजिटिव चार्ज है वह खत्म हो जाएगा। तो कहने की बात है कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये रिएक्शन क्या हो रही है, रिवर्सिबल मोड में हो रही है। इस रिवर्सिबल रिएक्शन को हम दिखाने के लिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड ये कैसा बन गया है, ये कार्बन है इसके ऊपर ऑक्सीजन, यहाँ पर था नाइट्रोजन और यहाँ पर है हाइड्रोजन, यानी कि इस पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर नेचर कैसी हो गई है, ये एक बन गया है पार्शियल डबल बॉन्डेड नेचर है, इसकी वजह से इसमें क्या होता है, रिजिडिटी होती है। ये मुझे बताना आपको क्यों जरूरी है, अदरवाइज आप इस पॉलीपेप्टाइड चेन है इसके कंफर्मेशन को समझ नहीं पाएंगे। तो अगेन मैं अगले नेक्स्ट फिगर में चलता हूं,
और आपको इसमें बताते हैं कि रोटेशन कैसे होगा। तो यहाँ पर मैंने कहा कि जो हमने फिगर बनाया था, दोबारा मैं बना देता हूँ। यहाँ पर हमने कहा पॉलीपेप्टाइड चेन में एक होता है NH2 और इसके ऊपर की ओर है एल्काइल ग्रुप, नीचे है हाइड्रोजन ग्रुप। इसी तरीके से जब मैं पेप्टाइड बॉन्ड बना देता हूँ, यहाँ पे ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अगेन क्या होगा, ये हो जाएगा नेक्स्ट एल्काइल ग्रुप। और ऐसे ही आप अगेन आफ्टर ईच अमाइनो एसिड्स हम पेप्टाइड बॉन्ड को ड्रॉ करते जाएंगे। तो यहाँ पर ये बन गया है आपके पास में एक पॉलीपेप्टाइड चेन, और अगेन मैं नंबर लगा देता हूँ M। इस स्ट्रक्चर में आप क्या देखेंगे, इस स्ट्रक्चर में आप बेसिकली देख पाएंगे ये जो सेंटर में जो मैं इस बॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ, ये सेंट्रल जो एटम्स होते हैं, ये वाले जो सेंट्रल एटम्स हैं, ये जो सेंट्रल एटम्स हैं इसको हम बोलते हैं बैकबोन बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ किसकी है, बैकबोन पॉलीपेप्टाइड चेन की। यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। बैकबोन किसकी है, ये बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ये हो गई है पॉलीपेप्टाइड चेन की बैकबोन है। इसको मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, एरो लगा देते हैं। अब मैंने आपको ये एक चीज तो बता दी है कि ये जो बैकबोन होती है इसमें कभी भी कन्फर्मेशन में क्या होगा, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये रिजिड है, तो क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो बॉन्ड है इसमें रोटेशन होगा। सिमिलरली मैं एरो लगा रहा हूँ, यहाँ पर बॉन्ड में भी क्या होगा, रोटेशन होगा। पेप्टाइड बॉन्ड के दोनों और रोटेशन होते हैं, बॉन्ड्स हैं वो रोटेट कर जाएंगे, यहाँ पर भी रोटेशन होगा, यहाँ पर भी बॉन्ड में क्या रोटेशन होगा। ओके, तो मैंने पोजीशन बताई, आप देखें ये जो अमाइनो एसिड का सेंट्रल कार्बन एटम है, ये वाला अमाइनो एसिड का सेंट्रल कार्बन, और पेप्टाइड बॉन्ड में इसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन, ये वाला कार्बोनिल कार्बन है। इसके बीच में जितने डिग्री का रोटेशन होता है उसको हम डिनोट करते हैं साई से, इसको हम साई बोलते हैं। सिमिलरली पेप्टाइड बॉन्ड का जो एमाइड है यानी कि NH है, और नेक्स्ट जो अमाइनो एसिड है उसके कार्बन के बीच में जितने बॉन्ड का रोटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी अमाइनो एसिड में हर अमाइनो एसिड पर फाई और साई बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड्स में रोटेशन होता है, ठीक है ना। जब बॉन्ड में रोटेशन होगा तो अभी जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसको मैं अगर सरल लैंग्वेज में कहूं तो ये क्या है, ये है एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि कैसी है, स्ट्रेस्ड है, यानी कि आप कैसे स्प्रिंग को खींचते हैं ऐसे अगर हम इसको खींच देते हैं तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल आता है 180 डिग्री। आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन आपको 180 डिग्री दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको क्या पता है, आपको पता है कार्बन में क्या होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। यानी कि आप ऐसी स्ट्रक्चर देख पाएंगे, ये ऐसे बॉन्ड होंगे पेप्टाइड बॉन्ड में, ऊपर की ओर क्या होगा, एल्काइल ग्रुप होगा, एक तरफ क्या होगा, यहाँ पर इसका NH2 ग्रुप होगा, यहाँ पर होगा हाइड्रोजन, और फिर यह आ जाता है अगेन पेप्टाइड बॉन्ड का कार्बोनिल ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पर भी क्या होगा, नाइट्रोजन है, और ये आ गया हाइड्रोजन। तो कहने की बात है कि ये जितने भी अमाइनो एसिड है जो मैंने ऊपर फिगर में बनाए, ऐसे स्ट्रेट चेन में न होकर के ये कार्बन इसका कैसा रहता है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहता है। तो दो रीजन आए। पहला रीजन तो क्या आया, हमने कहा कि ये जो कार्बन है वो है टेट्राहेड्रल फॉर्म में, है ना, टेट्राहेड्रल फॉर्म में है। और दूसरा हमने कहा इसमें क्या होता है, इनके बॉन्ड्स में रोटेशन की नेचर होती है। ये जो बॉन्ड में रोटेशन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टॉर्जन एंगल बोलते हैं, टॉर्जन एंगल कहते हैं, है ना। अगर टॉर्जन है क्लॉकवाइज हो तो उसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसे हम क्या करेंगे, माइनस से डिनोट करेंगे। यहाँ पे मैं केवल एक ही बात बताना चाह रहा हूँ, ऑल द अमाइनो एसिड्स आर bonded with the peptide bond and makes a long polynucleotide chain, and this polynucleotide chain is unable to remain in a linear manner, कभी भी सीधी रेखा में नहीं रह सकती है। क्यों नहीं रह सकती है, हमने कहा कि इसमें क्या होता है, हर एक पेप्टाइड बॉन्ड के लेफ्ट और राइट में
बॉन्ड्स में एंगल ऑफ रोटेशन होता है। अभी मैं कारण भी बताऊंगा एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है। इस रोटेशन की वजह से ये चेन सीधी न रह करके ये जो बैकबोन है अपना कन्फर्मेशन बदल लेगी है। इसी कन्फर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, इसी कन्फर्मेशन को हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो बैकबोन है इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन की जो बैकबोन है, इसका जो कन्फर्मेशन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या बताया, प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है नंबर एंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ amino acid in a polypeptide chain is called as the primary structure, while the secondary structure is referred to the conformation of the backbone of polypeptide chain. Means the spatial arrangement of a polypeptide chain is called as the secondary structure कहलाती है। ये secondary structure है वो दो टाइप की होती है, हेलिकल फॉर्म और बीटा प्लेटेड शीट के रूप में। अभी हेलिकल कैसी होगी और बीटा प्लेटेड शीट है उसकी हम डिटेल में पढ़ेंगे। हर चीज के कॉन्सेप्ट के साथ में समझते हुए चलना है। यहाँ पर मैंने ये तो बताया आपको ये बॉन्ड एंगल्स होते हैं, इनमें रोटेशन होता है, टॉर्जन होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है उसको भी हम समझते हैं। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। आपने मॉलिक्यूल पढ़ा हुआ है इथेन के बारे में, यहाँ लिख देता हूँ। इथेन C2H6 होता है। इसको सामान्यतः स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे कि दो CH3 और CH3 आपस में इंटरकनेक्टेड है। जैसा कि मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, सिंपल स्ट्रक्चर है इथेन की। यहाँ पर ये वाली है सिंपल स्ट्रक्चर। कुछ जगह बनाते हैं पहले, उसके बाद में आप थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा तो हम इजीली आपको समझा पाएंगे कि इथेन के अंदर है वह बॉन्ड्स हैं वो कैसे रोटेट करते हैं। तो आप जब फिगर को समझेंगे तभी आप चीजों को आराम से देख पाएंगे। देखिए मैंने बताया आपको ये इथेन है, C2H6 है। इसके मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताता हूँ कि स्ट्रक्चर इथेन की 3D स्ट्रक्चर कैसे होती है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक है कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, इथेन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर है इसका दूसरा कार्बन और ये दोनों कार्बन आपस में एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये हो गया एक लीनियर बॉन्ड हो गया। ये वाला भी कार्बन है और दूसरा भी क्या है, कार्बन है। अब मैं बना रहा हूं बॉन्ड्स, किस किस के बना रहे हैं, हर एक कार्बन पे क्या है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हम कहेंगे एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ऐसे आप इस डायग्राम में देख पाएंगे, और तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये हो गया तीसरा। सिमिलरली पीछे का जो कार्बन है, कार्बन नंबर 2, यहाँ पर भी क्या है, एक हाइड्रोजन है। ऐसे ही इस पोजीशन पे भी क्या होगा, एक और हाइड्रोजन बॉन्डेड है, और यहाँ पे क्या है, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड है। यानी कि हर एक कार्बन पे क्या होगा, 3-3 हाइड्रोजन है वो आपस में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये वाला हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के साथ में पैरेलल बॉन्डिंग कर रहा है, ये हाइड्रोजन इसके साथ पैरेलल बॉन्डिंग कर रहा है, और ये जो तीसरा है वो तीसरे के साथ में बॉन्डिंग कर रहा है। तो इससे क्या होगा, इन बॉन्ड्स के अंदर क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन के इफेक्ट से क्या होगा, ये जो बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वह रोटेट हो जाएगा, और ये रोटेट होगा तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, यहाँ पर देखें आप अगेन इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर इस रोटेशन से क्या होगा। अब अगेन देखें आप, ये दोनों कार्बन हो गए, मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, और ये जो बॉन्ड है वो रोटेट हो गया। तो ये बॉन्ड अगेन एक हाइड्रोजन हो गया फर्स्ट कार्बन का, ये सेकेंड, इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, आप स्ट्रक्चर को देख पाएंगे, और ये हो गया तीसरा हाइड्रोजन हो गया। पीछे वाले हाइड्रोजन के बॉन्ड्स ये कैसे हैं, अब इसके रोटेशन की वजह से ये ऐसे चले जाएंगे, एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर हो जाएंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं, यानी कि जो बॉन्ड्स होते हैं उसके जो ब्रांचेस कहते हैं आपस में इंटरेक्शन करती है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है,
इसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण क्या होता है, इसको हम त्रिविमीय बाधा भी बोलते हैं ना, स्टेरिक हिंड्रेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये जो त्रिविमीय बाधा होती है जिसकी वजह से इन बॉन्ड्स में क्या होता है, रोटेशन की नेचर होती है। तो ये मैंने बताया कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो पार्शियल डबल बॉन्डेड है, इसलिए इसमें रोटेशन नहीं होता, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड के आगे और पीछे के जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें क्या होगा, रोटेशन की नेचर होती है, जिसकी वजह से ये पॉलीपेप्टाइड चेन कभी भी स्ट्रेट नहीं रह सकती है। ओके, तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अल्फा हेलिक्स की। तो अल्फा हेलिक्स में क्या होगा, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या करेगी, एक इमेजिनरी एक्सिस के चारों ओर, यहां पर हम कहें कि पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करेगी, कैसे बन जाएगी, इस मैं अल्फा हेलिक्स की जब बात करता हूं, यहां पर ये एक इमेजिनरी एक्सिस है और इस इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड ये ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करेगी, कॉइलिंग कर लेगी। The polypeptide chain is coiled around an imaginary axis to form a alpha helical structure. इस अल्फा हेलिक्स को बना लेती है। इसी की डिटेल को मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैंने कारण बताया कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, और पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसकी बैकबोन है, उसमें टॉर्जन एंगल और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये इसकी जो बैकबोन होती है वो अपना 3D कन्फर्मेशन कैसे बना लेती है, उसकी मैं बात कर रहा था। अभी हम समझेंगे अल्फा हेलिक्स है वो कैसा दिखाई देता है, कैसा होता है। द अल्फा हेलिक्स इज ए कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर found in the protein. Many famous proteins, just like the myoglobin, just like the hemoglobin, and the keratin proteins, showed the alpha helical structure of the protein. This alpha helix is very tightly coiled है, इतना ज्यादा tightly coiled होता है that there is no blank space or the pores in between the पॉलीपेप्टाइड चेन एंड द इमेजिनरी एक्सिस। हमने कहा यहां पर मैंने बताया कि एक ये इमेजिनरी एक्सिस मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है ना, और मैंने आपको बताया कि यहां पर क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे कोइलिंग किए हुए रखती है, ऐसे एक इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड कोइलिंग किए हुए रहती है ना, ये वाला ऐसा ऐसा ये कोइलिंग फॉर्म के अंदर है। आप देख पाएंगे सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉइल्ड अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस। लेकिन अब हमें कंफ्यूजन क्या होता है, हमें ऐसा लगता है ये तो स्प्रिंग की तरह दिख रहा है, और ये स्प्रिंग की तरह दिख रहा है तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके अंदर सेंटर में कोई ब्लैंक स्पेस होगा। आप यहाँ पर स्पेस की इमेजिनेशन करेंगे, लेकिन ये क्या है, स्पेस इसके बीच में बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल हाईली और टाइटली पैक्ड है, एकदम टाइटली पैक्ड कोइलिंग है। और इसको आप देखेंगे इसका ओरिजिनल फिगर तो ये ऐसा है, ये जो मैंने फोटो लगा रखा है आपने, ऐसे ये इसका ओरिजिनल फिगर होता है, इस तरीके से कॉइल्ड रहता है, कोई सेंट्रल कैविटी में स्पेस नहीं होता। नॉर्मली जो एक अल्फा हेलिक्स होता है उसके अंदर हम ऐसा मानते हैं कि लगभग कितने होते हैं, 11 अमीनो एसिड्स होते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 11 क्या होते हैं, ये होते हैं 11 अमीनो एसिड्स होते हैं, 11 अमीनो एसिड्स हैं। अब आप देखिए, और मैं साथ में ये कह रहा हूं कि जब अमीनो एसिड, जब पॉलीपेप्टाइड चेन टर्न करती है तो इसके एक टर्न में कितने होते हैं, 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं एक टर्निंग में। एक टर्निंग का मतलब क्या हुआ उसको भी आप देखते हैं, अभी मैं आपको समझाता हूं। मैंने कहा कि ये जैसे एक अल्फा हेलिक्स है और ऐसे एक टर्निंग हो रही है, इसकी जब एक टर्निंग होगी तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक फर्स्ट अमीनो एसिड आ गया, ओके, यहाँ पर आते हैं ये दूसरा अमीनो एसिड हो गया, तीसरा अमीनो एसिड है वो यहाँ पर आ गया, चौथा अमीनो एसिड अगर फर्स्ट के एग्जैक्ट ऊपर हो जाता तब तो हम कहते हैं कि एक टर्न में कितने अमीनो एसिड है, 4। लेकिन यहाँ पे एक टर्न में अमीनो एसिड कितने, 3.6 है। लगभग फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, तो 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं। साथ में आपने क्या पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लास में, एक और देखो कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक जो सर्किल होता है, ऐसा एक सर्किल होता है, इसमें टोटल कितना डिग्री का कोण होता है, एंगल कितना होता है, टोटल हम कहते हैं कि एक जो सर्किल होता है उसमें 360 डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है। और मैंने कहा कि जो एक टर्न है
एक साइकिल, एक पूरा जो टर्न है उसका जो एक टर्निंग में 3.6 आ रहे अमीनो एसिड, तो आप देखो अगर मैं ये 360 को 3.6 से अगर डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, ये 3.6 का पॉइंट हटा दिया तो ऊपर क्या आ जाएगा 10, नीचे हो गया 1, और यहाँ पर इस 36 को ऊपर के 36 से डिवाइड कर दें तो गया 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया आपके पास में 100 आ गया। यानी कि दो अमीनो एसिड्स आपस में कितने डिग्री पे स्टगर्ड रहते हैं, तो हम ये कहते हैं 100 डिग्री पे कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द एवरेज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, एवरेज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन ए हेलिक्स इज द 11 which gives a 3 टर्न। अगर 11 अमीनो एसिड है और एक टर्न में लगभग 3.6 है तो क्या होगा, 3 से ज्यादा टर्न बन ही नहीं सकते। साथ में हमने कहा कि पर टर्न कितने 3.6 अमीनो एसिड्स है और टोटल साइकिल में होता है 360 का डिवाइड करेंगे तो हमने कहा द अमीनो एसिड्स आर स्टगर्ड एट द 100 डिग्री, 100 डिग्री पर स्टगर्ड रहते हैं। तो कहने की बात है, मैंने बताया कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रीवियस स्लाइड में बताया पेप्टाइड बॉन्ड के लेफ्ट और राइट के अंदर क्या होते हैं, रोटेशन करते हैं। अगेन मैं एक बार और आपको बता देता हूं, मैंने आपको बताया कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, जैसे मैंने यहाँ पर बना रहा हूं अभी, अगेन आप देख लेंगे एक बार के लिए, चीजों को बार बार से रिपीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इसका कॉन्सेप्ट है वो टोटली क्लियर होना चाहिए। ये पेप्टाइड बॉन्ड का मैंने कहा, इसमें क्या होता है एंगल ऑफ रोटेशन है, इधर भी क्या होगा एंगल ऑफ रोटेशन है। ये कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास में जो एंगल ऑफ रोटेशन है उसको हम बोलते हैं साई, और नाइट्रोजन एमाइड का जो नाइट्रोजन है इसमें जितना एंगल ऑफ रोटेशन होता है उसको हम बोलते हैं फाई। तो ऐसा साइंटिस्ट ने कैलकुलेट कर रखा है कि जब अल्फा हेलिक्स बनता है तो एवरेज 57 डिग्री माइनस की फाई की वैल्यू, और जब साई की वैल्यू कहें तो -47 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो मोस्ट प्रेफरेबल होती है। इसके अंदर टॉर्जन एंगल है वो अप्रोक्सीमेटली फाई और साई की वैल्यू, अगर कोई पॉलीपेप्टाइड चेन अगर अल्फा हेलिकली कॉइल्ड होती है तो इसमें फाई और साई की जो एवरेज वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली इतनी रहती है। थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, प्रोटीन से प्रोटीन नेचर के अकॉर्डिंग कर सकता है। तो ये बातें हमने समझी। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। हमने कहा कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, वो क्या होती है अल्फा हेलिकली कॉइल्ड होती है, और ऐसे जैसे कॉइलिंग बना दिया, देखो ये हो गया इसका फर्स्ट टर्न है, और अगेन मैं एक यहाँ पर टर्निंग और कर देता हूं, ये हो गया सेकेंड टर्न हो गया। ओके, तो यहां हम कह रहे हैं कि जो टर्न किए होते हैं, कॉइलिंग जो होती है, यहां से देखिए आप इस कॉइलिंग से लेके एक दो निकटस्थ जो कॉइल होती है उसके बीच का जो गैप है वो कितना है, ये जो डिस्टेंस कितनी है, तो हम इसको कह रहे हैं 0.54 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द पिच। Whenever it is asked into the examination, what do you mean by the pitch in a polypeptide chain of the alpha helix? Then we can say that whenever a polypeptide chain coiled around an imaginary axis, this makes as many cycles, and the gap, the distance between the two coils is called as the pitch, जिसकी approximately value कितनी है 0.54 होती है। और जैसा मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे अमीनो एसिड्स की मैं अगर बात करता हूं तो अमीनो एसिड्स कितने हैं, अमीनो एसिड मैंने कहा लगभग 3.6 है। यानी हम मान लें कि यहाँ पे एक अमीनो एसिड है, यहाँ पर है दूसरा अमीनो एसिड है, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ तीसरा अमीनो एसिड है, और यहाँ पर है फोर्थ अमीनो एसिड्स है। तो ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं इनके जो साइड ग्रुप्स होते हैं, साइड ग्रुप का मतलब क्या है मैं आपको अभी बता देते हैं। यहाँ पे इस हर एक, जैसे मैंने आप एक बार दोबारा फिगर में बना देता हूं, जैसे ये एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन हो गया किसी भी अमीनो एसिड का, और हमने कहा एक तरफ होता है NH2 और नेक्स्ट क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड का CO, और यहाँ पर होता है NH। यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन में कोई भी अमीनो एसिड्स होते हैं उसकी जो एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप ये वाला जो R ग्रुप होता है, हम कहेंगे R ग्रुप कहाँ होता है, हम कहेंगे R ग्रुप एल्काइल ग्रुप इज प्रोजेक्टेड आउटसाइड द एक्सिस, एक्सिस से बाहर की तरफ रहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये एक और बना रखा है अमीनो एसिड, तो इस पर भी क्या होगा ये बाहर की तरफ रहेगा, एल्काइल ग्रुप रहेगा।
ऐसा ही जितने भी ये जो तीसरा है ये भी कहाँ रहेगा, एल्काइल ग्रुप कहाँ पर रहेगा, आउटसाइड के अंदर रहेगा। इसका भी कहाँ रहेगा, ये आउटर साइड के अंदर रहेगा, एल्काइल ग्रुप रहेगा। अब इसको अगर आपको समझना हो तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। अब ये जो स्प्रिंग बनी हुई है इसको अगर हम टॉप व्यू में देखेंगे, टॉप व्यू यानी ऊपर से देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, एक सर्किल दिखाई देगा ना। और इस सर्किल के ऊपर जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग कितने होते हैं, 3.6 है अमीनो एसिड से। मैं एक बार रफली यहाँ क्या बना देता हूँ, ये हो गए 4 अमीनो एसिड बना दिए मैंने 3.6 की जगह पे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो एल्काइल ग्रुप कहाँ रहेंगे, एल्काइल ग्रुप रहेंगे बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रहते हैं ऐसे। एल्काइल ग्रुप है वो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रहेंगे ऐसे, ये रहेंगे बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रहेंगे। और इसके सेंटर में क्या है, सेंटर में अल्फा हेलिक्स का एक्सिस होता है ऐसे, एक्सिस से बाहर की ओर। द हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड, यहाँ पर देखिए द साइड चेन, सेकंड पॉइंट में साइड चेन प्रोजेक्शन आउटसाइड द हेलिक्स एनर्जेटिकली मोर स्टेबल अरेंजमेंट होता है। अभी मोर अरेंजमेंट क्यों होता है, ये तो कोई सोचने की बात नहीं है। आपको पता है एल्काइल ग्रुप होते हैं वो साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अगर ये एल्काइल ग्रुप एक दूसरे के पास में आएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे इंटरेक्शन करेंगे, है ना। जब इंटरेक्शन करेंगे तो एक दूसरे के साथ में त्रिविमीय बाधा स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट करेंगे। तो इनके लिए मोर स्टेबल क्या होगा कि एल्काइल ग्रुप एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर है। ये जितने दूर रहेंगे तो एक दूसरे के साथ में क्या होंगे, इंटरेक्शन इंटरफियर कम कर पाएंगे इसलिए। अब यहाँ पे ये और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि कैसे होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, स्टेबिलिटी कैसे होती है, इसके बारे में समझना है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि जैसे मैंने बताया कि जो अल्फा हेलिक्स होते हैं ऐसे बने हुए, ये जो अल्फा हेलिक्स होता है ऐसा ये बना हुआ कोइलिंग की तरह है। अब इसको ये, वरना तो कोइलिंग ऐसे खुलने के चांस हो जाएगा ना, खुल जाएगी तो क्या होगा, फर्स्ट और फोर्थ अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। किस किस के बीच में कह रहा हूं, फर्स्ट और फोर्थ। तो नेक्स्ट कहाँ होगा, सेकंड और फिफ्थ के बीच में। फिर कहाँ होगा, थर्ड और सिक्स के बीच में। तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती है जो उसको क्या बनाती है, स्टेबिलिटी देती है। अभी मैं आगे के फिगर में आपको क्लियर कर दूंगा, आगे की फिगर में, कि नाइट्रोजन होता है वो कैसे हाइड्रोजन के डोनर की तरह काम करता है और ऑक्सीजन कैसे हाइड्रोजन के एक्सेप्टर की तरह काम करता है। ये हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर समझ पाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, मैं एक छोटी पेप्टाइड बॉन्ड बना देता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने कहा ये NH2 है, यहाँ पर हमने कहा R ग्रुप हो गया। उसके बाद में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का कार्बोनिल CO, और यहाँ पर क्या होगा, H होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगेन एक नेक्स्ट आ गया अमीनो एसिड। ऐसे मैं फटाफट में एक बार ड्रॉ कर देता हूँ पेप्टाइड को, ताकि आप क्लियरली समझ पाए। बहुत इजी टॉपिक होते हैं, अगर आप इसको रेगुलर अगर पढ़ेंगे तो बहुत इजी रहेगा, और टेक्निकली समझेंगे। बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है तभी समझ में आ पाएगा, अगर रटनेंगे तो बायोकेमिस्ट्री है में परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बना दी एक पॉलीपेप्टाइड चेन, और इस पॉलीपेप्टाइड चेन में आप क्या देख रहे हैं, ये वाला जो अमीनो एसिड है, ये वाला R वाला एल्काइल ग्रुप वाला, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड अमीनो एसिड, ये थर्ड अमीनो एसिड, और ये वाला हो गया फोर्थ अमीनो एसिड। और मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला अमीनो एसिड है, ये क्या करेगा, इसका जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बनाएगा फोर्थ अमीनो एसिड के नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा, ये आपको मैंने अभी बताया था। मैंने बताया कि आपको कि ये पहली जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ऐसे कोल्डिंग किए रहती है, ऐसे रहती है, कोल्ड रहती है, कोइलिंग किए रहती है। तो क्या होगा कि जो फर्स्ट है ना, ऊपर वाला फर्स्ट वाला अमीनो एसिड है, इसका कार्बोनिल ऑक्सीजन है ना, कार्बोनिल ऑक्सीजन क्या होगा, कार्बोनिल ऑक्सीजन है ऊपर की तरफ डायरेक्टेड। एक बार दोबारा थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं आपको, इसको मैं एक बार हटाता हूं। यहाँ पर देखेंगे आप कैसे करेंगे ये। हमने कहा कि जो फोर्थ वाला है ना, जो ऊपर वाला फोर्थ वाला अमीनो एसिड, इसका एमाइड कहाँ रहेगा, हाइड्रोजन नीचे की तरफ रहेगा। और फर्स्ट वाला जो अमीनो एसिड है उसका पेप्टाइड बॉन्ड का ऑक्सीजन कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। और ये दोनों जब एक दूसरे के पास में आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा।
ऑक्सीजन की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने से क्या होगा, ये ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, पुल कर लेगा, जिससे यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो ये हाइड्रोजन है, एक तरफ नाइट्रोजन, एक तरफ ऑक्सीजन के बीच में आपस में जुड़ जाएंगे। तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, फर्स्ट और फोर्थ के बीच में होगी, ऐसे सेकंड और फिफ्थ के बीच में, थर्ड और सिक्स्थ, फोर्थ और सेवंथ, ऐसे अमीनो एसिड्स में क्या होगा, कंटिन्यूटी में हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ते रहेंगे और अल्फा हेलिक्स बन जाएगा। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को और समझना है, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा है। अल्फा हेलिक्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है लेफ्ट हैंडेड होता है, ये यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है। और दूसरा जो अल्फा हेलिक्स होता है उसे हम बोलते हैं राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड एंड द राइट हैंडेड हेलिक्स है। अब लेफ्ट हैंडेड आप फिगर के अंदर देख पाएंगे, जैसे मान लेते हैं कि लेफ्ट हैंड के अंदर आपने किसी रस्सी को पकड़ रखा है, ये ऊपर वाला जो लेफ्ट अपर जो फोटोज में देखेंगे हैंड बना रखा है, लेफ्ट हैंड में आप इमेजिन करो एक रस्सी को पकड़ रखा है, और जैसे ये मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, इनकी डायरेक्शन में ये कॉइलिंग जब होती है तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स बोलते हैं। और अगर राइट हैंड में अंगूठे की दिशा में इस थंब की डायरेक्शन के अंदर जब हेलिक्स हो, है ना, थंब है ऊपर की तरफ, ऐसे हेलिक्स हो, और जिसकी कॉइलिंग होती है वो जो ये मुड़ी हुई जो अंगुलियां होती है, फिंगर्स होती है ना, बेंड जो फिंगर्स है, इनकी डायरेक्शन में अगर ट्विस्टिंग होती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, राइट हैंडेड हेलिक्स कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर समझाना चाहूँ, जैसे ये हो गया लेफ्ट हैंड हो गया है, इस लेफ्ट हैंड में हम मान लेते हैं कि हमने किसी रस्सी को पकड़ रखा है, और इस थंब की डायरेक्शन के अंदर, इस थंब की डायरेक्शन में हम किसी रोप को अगर मैं ऐसे ट्विस्ट करता हूं मुड़ी हुई अंगुलियों की डायरेक्शन के अंदर, तो वो क्या होगा, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होगा। सिमिलरली अगर राइट हैंड है, उसमें राइट हैंड में हेलिक्स की डायरेक्शन है अपवर्ड, और मुड़ी हुई अंगुलियों की डायरेक्शन में अगर हम कॉइलिंग करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन की, तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट हैंडेड हेलिक्स कहते हैं। नेचुरल अकरिंग जितने भी प्रोटीन होती है उसमें राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, क्योंकि ये एनर्जेटिकली क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। देखिए यहाँ पर नोट कर रखा है, द राइट हैंडेड हेलिक्स आर द एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल होते हैं। राइट हैंडेड होता है उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है लेफ्ट के कंपेरिजन में, इसलिए जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन होती है उनके अंदर कैसे होते हैं, राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। इस सेकंड फिगर में यही चीजों को दोबारा एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने बताया ये एल्काइल ग्रुप कहाँ है, बाहर की तरफ देखो डायरेक्टेड है। मैं सेकंड फिगर की बात कर रहा हूँ, ये जो नीचे की बना हुआ है एल्काइल ग्रुप है, बाहर की तरफ है। और ये जो एक बीच में क्या बना रखा है, इमेजिनरी एक्सिस बना रखा है, ये हो गया इसका एक्सिस है। फर्स्ट और सेकंड कॉइलिंग के बीच में आप देखेंगे 5.4 एंगस्ट्रॉम का गैप है, 5.4 एंगस्ट्रॉम, ये क्या पिच का साइज है, और रेजिड्यूज पर टन कितना 3.6 होता है। और ये वाला जो सेकंड डायग्राम बना रखा है, ये वाला जो बी वाला, ये किसी भी हेलिक्स को टॉप व्यू में देखेंगे तो आपको सारे जो एल्काइल ग्रुप है वो कहाँ पर है, आर है, आउटवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, सारे एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो ऐसा अरेंजमेंट होता है इसके में। अभी और थोड़ी डिटेल को हम देखेंगे कि अल्फा हेलिक्स जो बनता है, तो ऐसा नहीं है कि जितने आपने अमीनो एसिड पढ़े हैं, देयर आर 22 टाइप्स ऑफ द अमीनो एसिड कैटेगराइज्ड एज द क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ द essential and the non-essential amino acids. Some of the amino acid favor the alpha helical structure, but some of the amino acids unfavor the formation of the alpha helix. And what is the reason behind this? So it is very important to understand. The favorable amino acids, आप देखें यहाँ पर क्या लिखा है, मेथियोनिन ये फेवरेबल होता है, एलानिन फेवरेबल होता है, आर्जिनिन फेवरेबल है, लाइसिन है ये फेवरेबल है। साइड चेन ऑफ दीज अमीनो एसिड्स आर रिलेटिवली स्मॉल है, इसीलिए क्या होता है ये फेवरेबल होते हैं। जैसे यहाँ पर फेवरेबल में क्या लिखा हुआ देखिए, एलानिन की हम बात कर रहे हैं। एलानिन, एलानिन में क्या होता है, एलानिन में आप देखेंगे एल्काइल ग्रुप की पोजीशन पे ओनली CH3 है वो होता है, और एक तरफ क्या होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, और ये हो गया NH2 ग्रुप है। तो यहाँ एलानिन में आप क्या देखेंगे, देयर इज ओनली ए मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द प्लेस ऑफ द एल्काइल ग्रुप। That's why I am saying here the side chain of these amino acids are relatively small and the simple, इसीलिए क्या होगा ये फेवरेबल अमीनो एसिड्स होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिखे हैं अनफेवरेबल अमीनो एसिड्स, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट दैट why these amino acids are unfavorable for making an alpha helix. The first name is the glycine, यहाँ पर आप देखेंगे glycine, and what is the problem with the glycine?
ग्लाइसिन में क्या होता है, देयर इज ओनली हाइड्रोजन एटम इन प्लेस ऑफ द एल्काइल ग्रुप। तो ये ग्लाइसिन होता है सबसे छोटा अमीनो एसिड है, यानी हमने ये कहा ये जो एल्काइल ग्रुप है इसकी पोजीशन पे क्या होता है, एल्काइल ग्रुप नहीं है और उसकी जगह पर केवल और केवल क्या होता है, हाइड्रोजन है। ग्लाइसिन इज द ओनली अमीनो एसिड विच कंटेन्स द सिमेट्रिकल कार्बन, so that's why the glycine that doesn't show any kind of optical isomerism। तो ये बहुत छोटे साइज का, इतना ज्यादा छोटा है कि जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन में अगर आता है तो पॉलीपेप्टाइड चेन में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जनरेट कर देता है। तो ये रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है। ग्लाइसिन की बात कर रहा हूं तो ग्लाइसिन में कहा सो मेनी एंगल ऑफ द रोटेशन, आप यहाँ देखेंगे सो मेनी एंगल ऑफ द रोटेशन हाईली फ्लेक्सिबल कन्फर्मेशन होता है ग्लाइसिन का, इसलिए फेवरेबल नहीं रहता है। सेम बात करता हूं मैं प्रोलीन की। प्रोलीन में क्या प्रॉब्लम है, प्रोलीन की जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये ऊपर फिगर बना रखा है, ये प्रोलीन का ये फिगर है जिसका मैं नाम लिख देता हूं। ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, ये प्रोलीन है, प्रोलीन अमीनो एसिड है। प्रोलीन के साथ में दिक्कत क्या है, प्रोलीन की दिक्कत क्या है कि आप देखेंगे प्रोलीन में एक पेंटागोनल रिंग है, ये वाली क्या है, एक पेंटागोनल रिंग है, और यहां पर एमाइन ग्रुप ना होकर के NH एमाइड ग्रुप के रूप में है, और यहां पर है ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो जब इसके अंदर नेक्स्ट अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ेंगे तो उनकी जुड़ने की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये चलेगा इस डायरेक्शन में, ये चलेगा इस डायरेक्शन में। तो प्रोलीन में ये जो नाइट्रोजन है कौन सा, ये वाला NH2 का एमाइन का नाइट्रोजन इस रिंग का पार्ट है। तो ये प्रोलीन को बहुत स्पेसिफिक बनाता है, पहला कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन में बेंड बना लेता है, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन जो मैंने एरो की डायरेक्शन लगाई है इस डायरेक्शन में चलेगी। तो जहां पर कभी भी प्रोलीन आ जाता है तो पॉलीपेप्टाइड चेन में एक किंक बन जाता है, इसीलिए प्रोलीन को हम बेंड प्रोड्यूसिंग अमीनो एसिड भी बोलते हैं, बेंड प्रोड्यूसिंग अमीनो एसिड्स भी कहते हैं, क्योंकि किंक बना लेता है, यानी कि मोड होता है। जैसे प्लम्बर के पाइप को जब फिट करते हैं तो जॉइंट के ऊपर हम एल टाइप के जॉइंट लगाते हैं, तो ये प्रोलीन इस तरीके से काम करता है। इसीलिए लिखा है द प्रोलीन इज कंसिडर्ड एज द हेलिक्स ब्रेकर, कहते हैं ए कैनॉट मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डजंट अलाउ द 100 डिग्री स्टेगर्ड फॉर्म। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी ये नहीं बना पाता है, क्योंकि तो ये इसकी एक टेक्निकली एक प्रॉब्लम है। सिमिलरली अगला एग्जांपल आ रहा है सेरिन का। व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड द सेरिन। सेरिन के अंदर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए मैं सेरिन बना रहा हूँ। सेरिन के अंदर क्या होगा, एक तरफ होगा CH2OH, ये इसकी है R है, एल्काइल ग्रुप है। यहाँ पर आ गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ एज यूजुअल एमाइन ग्रुप एंड द हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो ये साइड ग्रुप है इसका एल्काइल साइड चेन, इसमें एल्कोहल ग्रुप है OH, और ये एल्कोहल ग्रुप क्या करेगा इसके साथ में कि एल्कोहल जो ग्रुप है सेरिन का ये पोलर है। जब इसमें पोलैरिटी होती है इसकी साइड चेन के अंदर, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पर लिखा हमने देखो सेरिन एस्पार्टेट एंड एस्पारजीन, इसमें पोलर साइड चेन होती है, इंटरफेयर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी तो फिर आप जानते हैं कि अल्फा हेलिक्स की जो स्टेबिलिटी का रीजन भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सिमिलरली अब नेक्स्ट सेकंड के अंदर देखेंगे, मैं बात कर रहा हूँ एस्पार्टेट की। एस्पार्टेट की साइड चेन होती है वो होती है CH2COO-, ओके। और एस्पारजिन में आप क्या देखेंगे, एस्पारजिन की बात करें तो यहाँ पर साइड चेन में होता है CH2CO, और यहाँ पर हो जाता है NH3+, ये भी पोलर है। एस्पारजिन की साइड चेन है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और पोलर है, और एस्पार्टेट की जो साइड चेन है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से नेगेटिवली और पोलर है। तो इसकी पोलर नेचर की वजह से क्या करेंगे, these amino acid interfere with the hydrogen bonding and create the problems in making a stable alpha helix। सिमिलरली थ्रियोनिन की बात करें, थ्रियोनिन, वेलिन और आइसोल्यूसिन में, इसमें बीटा साइड चेन होती है, बहुत लंबी लंबी होती है आइसोल्यूसिन में, इसलिए क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो दीज आर सम ऑफ द अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड as per the need of the alpha helix. Some of the amino acids are the favorable for making the alpha helix, while some amino acids are unfavorable and makes the unstable alpha helix। ये यहाँ पर रीजन मैं आपको
मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन में मैंने आपको बता दिया साइड चेन कैसी होती है, वेरी स्मॉल साइड चेन होती है, इसलिए क्या करेगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी है क्रिएट करेगा और ये स्टेबल नहीं होने देगा, ना फ्लेक्सिबिलिटी करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी। सिमिलरली सेरिन में मैंने आपको बता ही दिया अभी ऑलरेडी कि सेरिन के अंदर साइड चेन होती है CH2OH है, यहाँ पर ये पोलैरिटी आ जाएगी ड्यू टू द OH, और उसके बाद में मैंने आपको अभी बताया एस्पार्टिक एसिड के अंदर CH2CO- which makes aspartic acid as the polar group, and here in the condition of the aspargine CONS2 group is found in the form NH3+, तो ये पोलैरिटी जनरेट करता है। इस रीजन को मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट के अंदर।